हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक्स को एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर पे मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्मदा रिवर के पास अर्लीस्ट पीपल रहते थे, आरंभिक मानव रहते थे, जो कि आखेटक और खाद्य संग्राहक थे या फिर हंटर और गैदरर्स थे। फिर 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स एगो, क्लाइमेट में चेंज आता है। क्लाइमेट में चेंज आता है या फिर कह सकते हैं जलवायु में बदलाव आता है। तो जलवायु में बदलाव आने से क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड्स या फिर घास के मैदान अपने आप उगने लगते हैं। तो जब घास के मैदान अपने आप उग रहे हैं तो घास पे सरवाइव करने वाले जो जानवर है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो जो लोग इनका शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे जाएंगे। इन जानवरों के प्रजनन का समय, इनके व्यवहार के बारे में वो लोग जानेंगे। तो फिर उन लोग के दिमाग में ये आइडिया आएगा कि हम इन जानवरों को पालतू बना सकते हैं। और ग्रासलैंड के साथ साथ ही और दूसरी जगहों पे व्हीट और बार्ली, मतलब गेहूं और जौ जैसी फसलें भी प्राकृतिक रूप में नेचुरली ग्रो करने लगी। तो जो लोग इनको कलेक्ट करते थे वो इनके उगने के समय, पकने के समय, कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी लोग जानने लगे। तो उनके दिमाग में ये भी आइडिया आया होगा कि हम इन फसलों को खुद से उगा सकते हैं। तो फिर जो मानव था वो फार्मर्स और हर्डर्स बना। अब जब वो फार्मर्स और हर्डर्स बना, मतलब कि वो फूड प्रोडक्शन करने लगा, भोजन उत्पादन करने लगा। अब जब वो भोजन उत्पादन करने लगा है तो मतलब अब वो एक जगह पे रुकेगा, तो विलेजेस का फॉर्मेशन होगा। यही विलेजेस आगे चल के बड़े सेटलमेंट में कन्वर्ट होंगे और यही सेटलमेंट हमें अर्लीस्ट सिटीज के बारे में बताएंगे। और ऐसी ही एक अर्लीस्ट सिटी है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। आइए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 3, इन दी अर्लीस्ट सिटीज, आरंभिक नगर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, लगभग 150 साल पहले, 150 ईयर्स एगो, पंजाब में रेलवे लाइंस बिछ रही थी। तो जो इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे थे उनको एक माउंट ऑफ ब्रिक्स मिलता है, वहां पे ईंटें मिलती हैं, और वो ईंटें इतनी अच्छी क्वालिटी की थी कि वो इंजीनियर्स ने क्या किया कि उन ईंटों को वहां से उखाड़ के ले गए। उनको उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी साइट है, कहाँ की है, कहाँ की ईंटें हैं, उनको कुछ नहीं पता था। उनको अच्छी ईंटें मिली और वो उखाड़ के लेते गए वहां से रेलवे लाइंस बनाने के लिए। फिर अबाउट 80 ईयर्स एगो, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। लगभग 80 साल पहले जो पुरातत्वविद थे उनको ये साइट मिलता है और उनको ये रियलाइज होता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है सब कॉन्टिनेंट में। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। As this was the first city to be discovered, all the other sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पन। देखिए, ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम लोग, हड़प्पा तो एक जगह का नाम है, लेकिन जैसे कालीबंगन हो गया
राखीगढ़ी हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इन सबको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही क्यों मानते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हड़प्पा ही वो पहली सिटी थी या नगर था जिसको डिस्कवर किया गया था, जिसके बारे में हमको पता चला था। तो ऐसी दूसरी साइट्स जहां से कि सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स मिली हैं या दूसरी चीजें मिली हैं सिमिलर टाइप की, तो उसको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही माना गया है। देखिए, इसका आंसर हमें क्लास 6 एनसीईआरटी बुक में मिलता है। चूंकि इस नगर की खोज चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। चलिए अब आगे मूव करते हैं। हड़प्पन सिटीज, हड़प्पा नगर। देखिए, मेनी ऑफ दिस सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। ये जो नगर होते थे, या दो ये दो या उससे अधिक भागों में डिवाइडेड होते थे। ठीक है, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। देखिए, जो वेस्ट पार्ट जो था वो ऊंचाई पे बना था और छोटा था। इसको पुरातत्वविदों ने सिटाडेल का नाम दिया है या फिर नगर दुर्ग का नाम दिया है। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। देखिए, जो ईस्ट पार्ट था वो नीचे बना था और बड़ा था, इसको लोअर टाउन कहा गया या फिर निचला नगर कहा गया। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। देखिए, संभवतः सीटाडेल जो कि वेस्ट साइड में था, यहाँ पे शासक वर्ग रहता होगा, और जो लोअर टाउन था, निचला नगर था, यहाँ पे सामान्य लोग रहते होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेग्ड ब्रिक वेयर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ये जो सिटाडेल बना या लोअर टाउन है, इसके आसपास चार दीवारी जो बनाई जाती थी वो पकी ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। द ब्रिक्स वेयर सो वेल बेग्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी कि ये हजारों साल बाद भी हमें वहां मिलती हैं। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। द ब्रिक्स वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। देखिए, इंटरलॉकिंग पैटर्न में क्या करते थे कि ईंटों को ये लोग वर्टिकली ऐसे रखते थे, फिर हॉरिजॉन्टली ऐसे रखते थे। तो इससे एक इंटरलॉकिंग पैटर्न क्रिएट होता था जिससे कि जो दीवार होते थे वो बहुत ही स्ट्रांग होते थे, मजबूत रहते थे। इन सब सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी सिटाडेल। देखिए, हम लोगों ने सिटाडेल के बारे में अभी पढ़ा कि वेस्ट साइड में ये होता था, थोड़ी ऊंचाई पे बनता था, छोटा होता था, और इसी सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग, कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। देखिए, मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक या फिर एक खास तालाब बनाया गया था जिसको कि पुरातत्वविद ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, और हिंदी में इसको महान स्नानागार कहते हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। देखिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये जो ग्रेट बाथ है वो आपका कहाँ पे है, और ऑप्शन में आपके रहेगा राखीगढ़ी, चन्नूदरो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऐसे करके जब आप पढ़ते जाएं तो आप खुद ही क्वेश्चंस निकालते जाएं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। देखिए, ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया था, इसको ईंटों से बनाया गया था, ईंटों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया था,
और वाटर टाइट करने के लिए, मतलब कि पानी ना रिस जाए बाहर, इसलिए इसके ऊपर फिर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देयर वेयर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स while there were rooms on all sides। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ग्रेट बाथ है, तो इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, इधर रूम्स थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। देखिए, ये ग्रेट बात है, इसमें पानी भरने के लिए कुएं से, मतलब वेल से, ये आपका वेल है, यहाँ से पानी लाया जाता था और इसको भरा जाता था। फिर जब इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल हो जाता था तो फिर पानी को बाहर ड्रेन कर दिया जाता था। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। देखिए, ये जो टैंक था या तालाब था, इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति या नागरिक जो है इसमें नहाते होंगे कुछ विशेष अवसरों पर, मतलब कि इसमें कोई शासक वर्ग हो सकता है कि नहाता हो, या फिर कोई जो विशिष्ट व्यक्ति रहते होंगे इन नगरों में, वो आके यहाँ पे कुछ विशिष्ट अवसरों पर नहाते होंगे, विशेष अवसरों पर। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, अब जरा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये ग्रेट बात है। यहाँ उतरने के लिए ये दोनों तरफ से देखिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, और अभी तो यहाँ पे बस दीवारें ही हमें दिख रही हैं, लेकिन यहीं आसपास रूम्स भी बने हो सकते हैं। और यहाँ भरने के लिए बाहर कहीं वेल से पानी लाया जाता होगा, और जब इसका इस्तेमाल हो जाता था इस पानी को वापस बाहर निकाल दिया जाता होगा। यही आपका ग्रेट बात है जो कि मोहनजोदड़ो में है। अदर सिटीज सच एस कालीबंगन, जो कि आपका राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगन से। एंड लोथल, जो कि आपका गुजरात में है। देखिए, अदर सिटीज सच एस कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। मतलब कि कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं जहां पे कि यज्ञ किया जाता होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेट स्टोर हाउसेस। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग व्यापार भी करते थे, ट्रेड भी करते थे। तो जो आयात निर्यात वस्तुओं का किया करते थे, या फिर ये लोग जो अनाज उगाते थे, फसल उगाते थे, उन अनाजों को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेस भी हमें मिलती हैं। कहाँ कहाँ? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। भवन, नाले और सड़कें। हाउसेज वेयर आइदर वन और टू स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड। देखिए, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोर्ट यार्ड मतलब कि देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई आंगन है, इसके चारों तरफ रूम्स मिलते हैं। इसके चारों तरफ रूम हमें देखने को मिलते हैं, और बीच में आंगन रहता था या फिर कोर्ट यार्ड होता था। जब हम लोगों ने चैप्टर 2 में मेहरगढ़ में घरों के बारे में पढ़ा था, तो वहां या तो रेक्टेंगुलर शेप के घर होते थे या फिर स्क्वायर शेप के घर होते थे, और वो कंपार्टमेंट्स में बटे हुए मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों के डिजाइन में कितना फर्क आ गया है। अब ये आंगन के चारों तरफ हमें कमरे देखने को मिलते हैं, और ये जो घर होते थे, या तो वो एक मंजिले होते थे या दो मंजिले होते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर या एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। देखिए, ज्यादातर घरों में एक अलग से स्नानागार होता था, स्नान घर होता था जहां पे कि लोग नहाते थे, और किसी किसी घरों में कुएं भी होते थे पानी को सप्लाई करने के लिए। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मेनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स।
कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखिए जो नाले होते थे इनके नगरों में, ये ऊपर से कवर्ड होते थे। मतलब कि ये लोग हाइजीन को भी फॉलो करते थे कि कोई स्मेल वगैरह बाहर ना है नालों से, इसलिए उनको ढक देते थे। दीज वेयर लेड आउट केयरफुली इन स्ट्रेट लाइन्स। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी तरीकों से नाली बना दिया जाए ताकि पानी जो जब फ्लो हो, वाटर इसमें से फ्लो में दिक्कत आए। ऐसा नहीं करते थे ये लोग, इसलिए लोग एकदम सीधे लाइन में नालियों को बनाते थे। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए हर नाली में ये लोग एक हल्का सा जेंटल स्लोप देते थे, जिससे कि पानी का जो वाटर का जो फ्लो था वो आराम से हो सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउस वेयर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेट इनटू बिगर वंस। देखिए मान लीजिए ये घर है, ये हाउस है, और ये घर के सामने घर से लगा हुआ ये ड्रेन है। तो इस घर से जब पानी बाहर निकलता तो एक बगल से जो रास्ता जाती थी उसके पास भी एक छोटा ड्रेन होता था। ये ड्रेन जाके उस ड्रेन में कनेक्ट हो जाती थी, तो ये पानी इस ड्रेन में चला जाता था। फिर ये ड्रेन किसी बड़े ड्रेन के साथ जाके आगे कनेक्ट होता था, ये बिग ड्रेन होता था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। देखिए यही चीज हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि घर के सामने जो नाले होते थे वो सड़क के नालों से मिल जाते थे, और सड़क के नाले किसी बड़े ड्रेन में जाके मिल जाते थे। एज द ड्रेन्स वेयर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में ही देखा था कि नालों को ऊपर से कवर कर दिया जाता था, तो इसीलिए कुछ दूरी पे ये लोग इंस्पेक्शन होल्स बनाते थे या मैनहोल बनाते थे कि मान लीजिए अगर कभी इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल फंस जाए, जिसकी वजह से कि पानी का जो फ्लो है वो रुक रहा है, तो कोई उतर के उसको साफ कर देता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वेयर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। देखिए ये जो घर होते थे, ये जो ड्रेन्स होती थी और ये जो स्ट्रीट्स होती थी, इनको एक ही टाइम पे प्लान करके बनाया जाता था। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने प्लान्ड वे में ये लोग बनाते थे ताकि घर से जो पानी निकल रहा है वो ड्रेन में जाए, वो ड्रेन जाके सड़क के साथ जो नाली है उसमें जाए, फिर वो नाली किसी बड़े ड्रेन में जाके कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए प्लानिंग लगती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिड बात का फोटो देख लिया है। ये है अ स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन। ये ड्रेन होगा स्ट्रीट के पास जहाँ पे कि पानी आके गिरता होगा, और यही ड्रेन जाके किसी आगे बड़े नाले में मिल जाता होगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी, नगरीय जीवन। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। देयर वेयर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। देखिए ऐसे कुछ लोग हुआ करते होंगे जो स्पेशल बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेड बाथ हो गया, ऐसी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को प्लान किया करते होंगे। दीज वेयर प्रोबेबली द रूलर्स। ये लोग शासक वर्ग को बिलोंग करते होंगे या रूलर्स होंगे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। इट इज लाइकली that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. मान लीजिए ये जहां रहते होंगे वहां इनको कुछ चीजें, कुछ रॉ मटेरियल्स या फिर कुछ खाने पीने की चीजें लोकली अवेलेबल हो जाती होंगी, लेकिन फिर ऐसी भी कुछ चीजें होती होंगी जो वहां पे नहीं मिलती होंगी। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये लोग स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, तो उस कंस्ट्रक्शन में लगने वाली चीजें हो सकता है कुछ इनके पास लोकली अवेलेबल हो जाती होंगी, और कुछ चीजों को इनको बाहर से लाना पड़ता होगा। तो इस वजह से जो शासक वर्ग थे वो दूसरे लोगों को दूर दराज भेजते थे मेटल्स लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स बहुमूल्य पत्थर लाने के लिए, या फिर कुछ दूसरी चीजें लाने के लिए जो उनको चाहिए होती थी। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे।
दे मे हैव kept द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ornaments ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर themselves। ऐसा हो सकता है कि ये जो लोग दूर जाते थे ये सब वस्तुएं लाने के लिए, जब ये वापस आते होंगे तो इनके पास जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते होंगे, बहुमूल्य वस्तुएं होती होंगी, उनको ये रूलर्स अपने पास ही रख लेते होंगे। और कौन कौन सी चीजें थी ये? गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, कुछ खूबसूरत मन के ये अपने पास ही रख लेते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। There were scribes, people who knew to write, who helped prepare the seals and prepare wrote and perhaps wrote on other materials that have not survived। देखिए, यहाँ पे स्क्राइब्स भी होते होंगे या लिपिक भी होते होंगे जिनको कि लिखना आता था, और ये लोग क्या करते थे? सील्स बनाने में हेल्प करते थे। लेकिन और ये लोग ऐसे भी मटेरियल पे लिखे होंगे जो अब सरवाइव नहीं कर पाई होंगी। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। Besides, there were men and women, craftsperson making all kinds of things, either in their own houses or in special workshops। देखिए, कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी, या फिर कुछ शिल्पकार भी होंगे जो विभिन्न तरह की चीजें बना रहे होंगे, मतलब कि उपकरण बना रहे होंगे, औजार बना रहे होंगे, कुछ आभूषण बना रहे होंगे, कुछ मनके बना रहे होंगे। ये लोग विभिन्न तरह की चीजें बना रहे थे, या तो अपने ही घरों में बना रहे थे या फिर कोई स्पेशल टाइप का वर्कशॉप होगा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। पीपल वेयर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। जो लोग दूर दराज जाते थे सामान लाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा कि रूलर्स कुछ लोगों को दूर भेजते थे कुछ सामान लाने के लिए, तो जब ये दूर जाते होंगे, वहां से जब वापस आते होंगे तो अपने साथ रॉ मटेरियल्स लाते होंगे या फिर वहां की किस्से कहानियां भी साथ में लाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विथ दिस। हमें कुछ टेराकोटा टॉयज भी मिले, मतलब मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे कि उस वक्त के बच्चे खेला करते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ साइट्स के बारे में बताया गया है। इस मैप को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे हड़प्पा है, ये रही राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, फिर यहाँ पे कालीबंगन है जो कि राजस्थान में है, फिर ये रही गनेरी वाला, फिर मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रोविंस में है, सोतका को जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ पे चन्नू दरो है, ये धोलावीरा और ये लोथल। इन दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, धोलावीरा और लोथल के बारे में, जो कि गुजरात में है। और ये रहा टेराकोटा टॉयज जिनसे कि उस वक्त के बच्चे खेला करते होंगे। देखिए, ये मैप जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसे कोई पॉइंट दे दे और आपसे पूछ ले कि ये कौन सा जगह बिलोंग करता है। क्राफ्ट्स इन द सिटी, नगर में शिल्प। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, यहाँ पे पुरातत्वविदों को बहुत सारी चीजें मिली हैं जो कि किससे बनती थी? पत्थरों से बनती थी, शंख से बनते थे, मेटल से, धातु से भी बनती थी। कौन कौन से धातु? तांबा, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य हो गया, गोल्ड मतलब सोना हो गया, सिल्वर मतलब चांदी हो गया। जब हम लोग कल पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में, तो हम लोगों ने देखा था कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज में लोग पत्थरों के औजार, हथियार और उपकरण बना रहे थे। अब जब हम लोग आज हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अब मेटल्स भी यूज होने लगा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि चीजें कैसे कैसे चेंज होती जा रही हैं। और मैंने कल ही आपको बोला था कि हिस्ट्री में हम लोगों को चेंज को ही बस देखते जाना है कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है और इन दोनों में क्या चेंजेस आए हैं। बस, तो हमें फिर रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, चीजें अपने आप हमारे दिमाग में बैठती चली जाएंगी। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी।
कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। देखिए जो तांबा और कांस्य था उससे टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स और वेसल भी बनाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades, मतलब कि मनके, बाट और फलक। देखिए यहाँ पे वेट का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वेट या फिर बाट ये सिग्निफाई करते हैं कि उस वक्त व्यापार हो रहा होगा, क्योंकि वेट आपको कब चाहिए? कुछ चीजों को मेजर करने के लिए। और आप जब मेजर करेंगे चीजों को, मतलब कि आप उन चीजों को एक दूसरे को आयात निर्यात भी करते थे या आपस में ही एक दूसरे के चीजों को बेचते होंगे, तभी तो वेट की आपको जरूरत थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक है। दी हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। These are generally rectangular and usually have a animal carved on them. ये rectangular in shape होते थे और इनमें कुछ जानवर इसमें कार्व किया हुआ होता था और ऊपर कुछ लिखा भी हो सकता है। देखिए आप जब पढ़ें, यहाँ पे लेक्चर देखें तो एनसीईआरटी की बुक को सामने खोले रखें तो वहां पे साथ साथ फोटोज भी देखते जाएं। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। दी हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए ये थोड़े फैक्ट्स हैं, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, तो ये चीज उसी के बारे में कह रहा है कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो से हमें कुछ एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ के टुकड़े मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। Archaeologists have also found spindle molds made of terracotta and faience. These were used to spin thread. की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। इसका मतलब वो लोग कताई करने लगे थे। A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। तो ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, इसी को बियर्डेड मैन भी कहा जाता है। तो आपसे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। से पूछा जा सकता है कि बियर्डेड मैन की जो स्टैचू मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें मिली है ये। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वे आर प्रोड्यूस्ड वे आर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। देखिए ये जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं ये किसी खास तरीके के स्पेशलिस्ट का काम रहा होगा या फिर विशेषज्ञ का काम रहा होगा। कि विशेषज्ञ उनको कहते हैं जो किसी एक तरीके के काम को करने के लिए ट्रेंड होते थे, उनमें उनको एक्सपर्टीज हासिल होती थी। मान लीजिए आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आप गाना गाने में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाना गाने के साथ साथ बहुत अच्छा डांस करें, बॉक्सिंग कर ले, क्रिकेट खेल ले, फुटबॉल खेल ले। ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी एक काम में एक्सपर्ट रहे होंगे। तो स्पेशलिस्ट उन्हें ही कहा जाता है जो किसी खास चीज में प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना हो गया, मनके चमकाना हो गया या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना हो गया। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ नहीं हो सकता था।
वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। हमें ये नहीं पता कि सिर्फ पुरुष ही विशेषज्ञ थे या फिर महिलाएं भी विशेषज्ञ थी, स्पेशलिस्ट थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है किसी किसी काम में दोनों ही स्पेशलिस्ट रहे हों। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फ्योन्स के बारे में पढ़ा था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फ्योन्स इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। देखिए, पत्थर या शंख जो होते हैं वो नेचुरली हमें मिलते हैं, लेकिन फ्योन्स जो है वो आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया जाता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप में तैयार किया जाता है। A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। द ऑब्जेक्ट्स वेयर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस। उसके बाद इन वस्तुओं पर चिक, चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। शाइनी शाइनी और ग्लासी सरफेस चढ़ाया जाता था। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। जो फ्योन से हम लोग मनके बनाते थे, चूड़ियां इनकी बनती बनाई जाती थी, कान की बालियां बनती थी और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। फ्योन से मनके, चूड़ियां, बाली और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपको पहला स्टेटमेंट दे दे कि फ्योन्स जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता था, और दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि फ्योन से बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स बनाए जाते थे। फिर आपका ऑप्शन रहे कि पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा ऑप्शन रहे पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और चौथा ऑप्शन रहे कि दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनसे ये सारी चीजें बनाई जाती है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एनसीईआरटी में दी हुई हर चीज को आप लोग बहुत ही बारीकी के साथ पढ़िए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, जब हम लोग वेट्स के बारे में बात कर रहे थे तो ऐसे वेट्स बनाए जाते थे। आप देखिए इन इसका साइज और शेप कितने बारीकी के साथ बनाया गया है, क्योंकि जब वेट मेजर करना होगा तो कुछ गलत सलत वेट ना मेजर हो जाए, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। और ये चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे, जो कि एक तरीके का पत्थर है, चर्ट के बनाए जाते थे। ये देखिए, यहाँ पे बीड्स के एग्जाम्पल है। मेनी ऑफ दीज वेयर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये कार्नेलियन से बनाए जाते थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाल पत्थर है। और ये एक टॉय है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती होंगी, जिनसे कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते होंगे, आते होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metal, or produced by farmers or herders। देखिए, रॉ मटेरियल वैसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि लकड़ियां हो गए या धातुओं के अयस्क हो गए, या फिर इनको जो कृषि किसान हैं या फिर पशुपालक है, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स को। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ियां, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर्स इज ए रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। देखिए, जो कॉटन है, जो कि फार्मर प्रोड्यूस करता है, किसान पैदा करता है, वो हमारा कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है। फिर उसको प्रोसेस करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, जो कि हमारा फिनिश्ड गुड है। While some of the raw materials that the Harappans used
were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places. ऐसी बहुत सी चीजें थी जो इनके पास लोकली अवेलेबल थी, लेकिन ऐसी बहुत सी भी चीजें होती होंगी जो इनके पास अवेलेबल नहीं थी और इसके वजह से उनको दूर जाना पड़ता था। इसी वजह से जो शासक वर्ग था वो कुछ लोगों को दूर भेजते थे जरूरत के सामान की चीजों को लाने के लिए। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, टिन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसी पदार्थों को पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। The Hadappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। देखिए, ये लोग ओमान जो कि वेस्ट एशिया में वहां से भी चीजों को इंपोर्ट करते थे, आयात करवाते थे। तो मतलब व्यापार कितना फल फूल रहा होगा उस वक्त। इसीलिए जो हम लोग को वेट्स मिलते हैं या बाट मिलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है कि उस वक्त व्यापार जो है बहुत फल फूल रहा था, वेल फ्लरिश्ड था। Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए, उस वक्त उन लोगों को यह भी पता था कि ब्रॉन्ज या कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को पिघलाकर मिलाया जाता है, तब जाके ब्रॉन्ज बनता है। इस बात का उन लोगों को उस वक्त पता था। और टिन जो है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। Gold could have come all the way from present-day Karnataka and precious stones from present-day Gujarat, Iran and अफगानिस्तान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए, थोड़े फैक्ट्स हैं जिनको कि आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. देखिए, कुछ लोग नगरों में रहा करते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो गांव में रहते थे और वहां पे अनाज उगाते थे और पशुओं को पालते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। These farmers and herders supplied food to craftsperson, scribes and rulers in the city. ये जो किसान होते थे और पशुपालक होते थे, ये जो फूड है, जो खाना है, ये शहरों में रहने वालों के लिए खाने का सामान प्रोवाइड करवाते थे। किनको प्रोवाइड करवाते थे? शिल्पकारों को प्रोवाइड करवाते थे, जो लिपिक होते थे उनको प्रोवाइड करवाते थे और जो शासक होते थे उनको भी प्रोवाइड करवाते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। We know from remains of plants that the Hadappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. पौधों के जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग इन चीजों को उगाया करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आपको सब कुछ नहीं याद करना है, आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अगर मेंस या ऑप्शनल में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जहां पे कि आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल देने हैं, तो वहां लिखने लायक आपके पास मटेरियल होना चाहिए। अ न्यू टूल, द प्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। देखिए, जमीन की जुताई करने के लिए अब हल का भी प्रयोग होने लग गया था, ताकि अच्छे से वहां पे जो है सीड्स को प्लांट किया जा सके अच्छे से। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मेन यूज द प्लो। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट। देखिए, आज हल चलाने वाले ज्यादातर जो किसान हैं वो पुरुष होते हैं, तो हमें इस बात का आइडिया नहीं कि हड़प्पन्स भी सेम कस्टम को फॉलो करते थे या फिर वहां पे महिलाएं भी हल चलाती थी। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मस्ट हैव बीन यूज्ड। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैप में देखा था
कुछ जगहों के बारे में, वो सारी जगह नॉर्थ वेस्ट में थी और इस जगह पे बारिश बहुत ही कम होती थी। तो लोगों को अपने खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी और इरिगेशन के लिए पानी को कहीं पे स्टोर किया करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वेयर ग्रोइंग। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वाटर एंड पॉस्चर्स वाज अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स। देखिए, बस्तियों के आसपास जो है आपका पानी का सोर्स और चारागाह होते थे ताकि इन जानवरों के खाने पीने में कोई समस्या ना आए। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. जब गर्मी का मौसम आता था, तो उस वक्त जानवरों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था घास और पानी के खोज में। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like antelope. ये लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा किया करते थे, मछलियां पकड़ते थे और जंगली जानवरों को भी पकड़ते थे जैसे कि हिरण हो गए। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम लोग गुजरात में धौलावीरा नाम की जगह को पढ़ेंगे। धौलावीरा। द सिटी ऑफ धौलावीरा was located on Khadir Bed, also spelled as Bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. जो धौलावीरा है वो खादिर बेट के पास में है जो कि रन ऑफ कच्छ में है और यहाँ पे साफ पानी मिलता था और यहाँ की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा कि वेस्ट पार्ट में सिटाडेल होता था और ईस्ट पार्ट में लोअर टाउन होता था। तो मतलब कि दो पार्ट में ही ये डिवाइडेड है, लेकिन धौलावीरा जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। Each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. देखिए, मान लीजिए ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। इन तीनों पार्ट में मैसिव स्टोन वॉल्स मतलब कि बड़ी-बड़ी दीवारें बनाई गई थी इन तीनों पार्ट में और एक से दूसरे पार्ट में जाने के लिए बहुत ही बड़े-बड़े दरवाजे, प्रवेश द्वार जो है बनाए गए थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. देखिए, एक बहुत ही खुला मैदान था इनकी बस्तियों के पास जहां पे ये लोग रहते थे और वहां पे पब्लिक सेरेमनीज या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। Other finds include large letters of Harappan script that was carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. यहाँ से जो और चीजें मिली है उनमें एक हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है जो कि एक व्हाइट स्टोन पे, ये एक व्हाइट स्टोन है मान लीजिए, इस पे हड़प्पन स्क्रिप्ट खुदा हुआ मिला है और इसको फिर लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। दिस इज ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। ये बहुत ही एक अनोखा अवशेष है या यूनिक है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो हमें दूसरी जगह पे जो हड़प्पन राइटिंग मिली है
वो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में मिली हैं, जैसे कि सील्स हो गया, मुहर हो गए, उनमें मिली हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्हाइट स्टोन पे हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट मिलता है, जो कि बहुत ही लार्ज लेटर्स में है, बड़े बड़े अक्षरों में खुदा हुआ मिला है, और जिसको कि लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। देखिए, धोलावीरा से ये दो बातें हमें याद रखनी है। पहला कि धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। बड़े-बड़े दीवार होते थे और हर एंट्रेंस पे गेटवे होता था। ये हो गया। धौलावीरा रन ऑफ कच्छ के पास था। और यहाँ पे ये चीज़ एक अलग मिली है कि बड़े व्हाइट पत्थर पे हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़े अक्षरों में यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो गुजरात में जो दूसरी जगह है, वो है लोथल। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। जो लोथल है, वो साबरमती के एक सहायक नदी के पास है, गुजरात में, इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ ऑफ खंबात में है। देखिए, धौलावीरा जो है, रण ऑफ कच्छ के पास है, और लोथल जो है, वो आपका गल्फ ऑफ खंबत के पास है। तो देखिए, यहां से भी क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकता है। आपसे पहला स्टेटमेंट दे देगा कि लोथल जो है, वो आपका गल्फ ऑफ खंबत के पास है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि धोलावीरा जो है, वो आपका रण ऑफ कच्छ के पास है। पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों स्टेटमेंट सही है। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही करके चीजों को आप पढ़ते चलिए साथ साथ। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेयर इजिली अवेलेबल। यहाँ लोथल ऐसे जगह पे बसा था जहां पे कि रॉ मटेरियल्स हमें इजिली अवेलेबल थे। और कैसे रॉ मटेरियल्स? सेमी प्रीशियस स्टोन्स हमें यहाँ से मिलते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा जैसे कच्चा माल आम आसानी से मिल जाता था। लोथल हैड ए डॉकयार्ड। ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि लोथल में एक बंदरगाह भी था। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें डॉकयार्ड कहाँ पे मिले हैं, तो आपका आंसर होगा लोथल। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है हमें, तो आपका आंसर होगा मोहन जोदाड़ो। अब मोहन जोदाड़ो से हमें और क्या मिला है? बियर्डेड मैन का स्टैच्यू। ऐसे करके चीजों को आपको याद रखते हुए चलना है आगे। और जब डॉकयार्ड मिला है, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जहाज और नाव भी आते होंगे। यहीं से हो सकता है कि व्यापार हो रहा हो, व्यापार फल फूल रहा हो, यहीं से आयात निर्यात हो रहा हो। दिस वॉज अ दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी। यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था। इस चीज को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लोथल में एक भंडार गृह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। देखिए, जब यहाँ पे डॉकयार्ड है, तो बाहर से हो सकता है आयात निर्यात हो रहा हो। तो जब आयात निर्यात हो रहा हो और सामान, वस्तुएं जब आ रही थी, तो कहीं तो स्टोर करना होगा, इसलिए हो सकता है कि ये स्टोर हाउस बनाया गया हो। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स वेर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। ये जो स्टोर हाउस मिला था, यहाँ पे बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स मिले हैं। देखिए, सीलिंग क्या होता है? मान लीजिए ये आपके पास कोई वस्तु है, इसके ऊपर गीली मिट्टी डाल के जब सील्स को दबाया जाता था इसके ऊपर, तो एक छाप पड़ जाती थी। तो उस छाप को ही सीलिंग कहते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, उसी को सीलिंग कहा जाता है। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन, जिसको कि मोहरबंदी भी कहते हैं, वो मिले हैं। देखिए, मोहरबंदी किसको कहते हैं? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. यहाँ पे हमें एक ऐसी इमारत भी मिली है जो हो सकता है कि कोई वर्कशॉप हो,
या फैक्ट्री हो जहाँ पे कि बीड्स बनाए जाते, मनके बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से पत्थरों के टुकड़े मिले हैं, हाफ मेड बीड्स भी मिले हैं, ऐसे उपकरण भी मिले हैं जिनकी मनके बनाए जाते थे, और फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं, तैयार मनके भी मिले हैं यहाँ पे हमें। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, मुहर और मुहरबंदी। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. देखिए, सील्स जो है उसको किसी चीज को मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इसके ऊपर सील लगाया जाता था। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हमने समझा कि मान लीजिए इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भेजना है तो इसके ऊपर सील लगाया जाता था। आफ्टर a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. जब मान लीजिए इस वस्तु को बांध दिया गया तो इसके ऊपर गीली मिट्टी रखी जाती थी, फिर सील को इस पर दबाया जाता था। तो जब दबाया जाता था तो वो सील एक छाप छोड़ता था, उसी छाप को जो है सीलिंग कहते हैं। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए, आजकल हम लोग को जब सामान मिलता है तो हम लोग चेक करते हैं कि वो अच्छे से सील्ड पैक्ड है कि नहीं। तो यही चीज उस वक्त भी लोग चेक कर रहे थे कि उनको जो सामान मिलता था उनमें ये सील के साथ कोई छेड़खानी हुई है कि नहीं। अगर नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, जो सामान उनको मिला है वो सेफली अराइव हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का अंत। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. लगभग 3900 years ago हमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज का मतलब है कि इन नगरों में लोगों ने रहना छोड़ दिया था। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वी आर नो लॉन्गर यूज्ड। देखिए, जो लिपिक वर्ग थे वो जो लिखते थे सील्स पे, वो लिखना बंद हो गया। जो सील्स का इस्तेमाल होता था, मतलब वस्तुओं को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो उस पर सील लगाया जाता था, मुहर लगाया जाता था। तो अब सील का उपयोग होना भी बंद हो गया। इसका मतलब ये था कि मतलब जो आयात निर्यात हो रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो वस्तुएं भेजी जा रही थी या फिर व्यापार हो रहा था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वेट्स का इस्तेमाल बंद हो गया। इसका मतलब वेट्स का इस्तेमाल या बाट का इस्तेमाल चीजों को मेजर करने के लिए किया जाता था। जब इनका इस्तेमाल ही बंद हो गया, मतलब कि अब लोग चीजों को मेजर नहीं कर रहे थे। जब मेजर नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये बताता है कि व्यापार या ट्रेड अब खत्म हो रहा था या फिर खत्म हो गया था। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर। देखिए, यही चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि जो कच्चे माल भी दूर दराज से आए थे अब उनका आना भी रेयर हो गया था, बहुत ज्यादा। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वेयर बिल्ट इवन ऑन द स्ट्रीट्स। देखिए, मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, जो सड़क थे उसके ऊपर ही कचड़ों के ढेर लगना शुरू हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाउस होता था उसके सामने एक ड्रेन होता था। ये ड्रेन आगे चल के स्ट्रीट के ड्रेन के साथ कनेक्ट होता था और फिर ये बड़े से नाले में जाके मिल जाता था। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ये भी ब्रोक डाउन हो गया, मतलब जल निकास की जो प्रणाली थी वो भी अब नष्ट हो गई और लेस इंप्रेसिव हाउसेज अब बनने लगे थे। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। वाई डिड ऑल दिस हैपन? ये सब
क्यों हुआ? देखिए, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है और डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट इस पे ओपिनियन दिए है, राय दिए हैं। देखिए, सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो नदियां थी वो सूख गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। ठीक। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया था, मतलब कि जंगलों का विनाश हो गया था। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कैसे? दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। देखिए, डिफॉरेस्टेशन या जंगल जो नष्ट हुए क्यों हुए? क्योंकि लकड़ियों का इस्तेमाल ईंधन की तरह ही होता था, फ्यूल की तरह होता था। क्यों? क्योंकि ईंटों को पकाया जाता था। इस वजह से जो है जंगल नष्ट हो गए। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। बिसाइड्स, ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। ये जो मवेशियां थे ये बड़े बड़े झुंडों में जाते थे और घास खाते थे या फिर पत्ते खाते थे, तो इस वजह से भी जो जंगल है वो नष्ट हो गए। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो रीजन देखा। पहला तो कि रिवर्स ड्राइड अप या फिर नदियां सूख गई, और दूसरा रीजन देखा कि जंगल नष्ट हो गए या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया। और जो हमारा तीसरा रीजन है वो है कि इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड्स। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। हम लोगों ने जब मैप में देखा था कि नॉर्थ वेस्ट में सारी साइट्स थी और वो बहुत बड़े एरिया में थी। मान लीजिए इस एरिया में फ्लड आता है, इस एरिया में जंगल जो है वो नष्ट हो जाते हैं और इस एरिया में नदियां सूख जाती है, ड्राई हो जाती हैं। तो जहां पे फ्लड आया है, जहां पे बाढ़ आया है, तो इस इलाके के आसपास के नगरों में ही उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। जहां पे जंगल नष्ट हुए हैं उस इलाके के आसपास के जो नगर थे उसी पे हमें इफेक्ट दिखेगा, और जहां पे नदियां सूख गई हैं उसके आसपास के जो नगर थे उस पे ही हमें इफेक्ट दिखेगा। इन सब वजहों से पूरी की पूरी सभ्यता का नष्ट हो जाना ये रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज। देखिए, यही चीज मैं अभी आपको बता रहा था। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे समझा। इट अपियर्स एज इफ रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा लगता है कि शासकों को नियंत्रण समाप्त हो गया। इस चीज को समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि ट्रेड या जो व्यापार था वो अब नहीं के बराबर हो रहा था या फिर खत्म ही हो गया था। तो इससे क्या हुआ? जब व्यापार नहीं हो रहा है तो जो इकोनॉमी है वो अब पुअर हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो जब इकोनॉमी पुअर हो रही है तो रूलर के पास जो रिसोर्सेस थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जब रूलर के पास ही रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो वो लोगों पे नियंत्रण नहीं रख पाएगा, तो उसका नियंत्रण जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा लगता है कि रूलर का भी जो कंट्रोल था लोगों पर वो खत्म होने लग गया था। इस चीज को हमने चैप्टर 1 में बहुत ही डिटेल में समझा था कि जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो जो गवर्नमेंट होती है, सत्ता होती है, सरकार होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी पुअर हो गई, रिसोर्सेस रूलर के पास खत्म हो गए, तो उसका नियंत्रण समाप्त होना मतलब लाजमी था। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो है, वेयर अबेंडेंट। मतलब आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, यहाँ पे अब लोग नहीं रह रहे थे। मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। अब लोग ईस्ट और साउथ की तरफ मूव करने लगे थे। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वे में चैप्टर 3 को पढ़ा है, उसका एनालिसिस किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।